Today we are going to discuss about जो टॉपिक जो हम लोगों को एस्थेटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, डेंटल वीनियर्स हम जिसको बोलते हैं। वीनियर्स बेसिकली अगर इन केस हम एक रेगुलर लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें कि नॉर्मल उसमें, सो वीनियर इज जस्ट अ थिन लेयर ओवर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जो जैसे हम लोगों के वीनियरिंग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर इन केस देखें तो ऑटोमोबाइल्स में भी होती है, ठीक है, वॉल्स की होती है, वीनियर बोलते हैं, दरवाजा लैमिनेशन बोलते हैं। दिस इज अ वीनियर बेसिकली जो मास्किंग कर दी जाती है ग्लास की। तो एनी लेयर, थिन लेयर दैट इज प्रेजेंट ऑन एनी अदर सरफेस adhered to it is called as a veneer. अब बेसिकली बात यहाँ पे हो रही है कि डेंटल वीनियर्स हम जब करते हैं तो उन जगहों पे जहाँ पे एस्थेटिक कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इनकेस मैं बात करूँ इंडिकेशंस की, तो इंडिकेशंस में हमारे पास में आ जाएगा फ्लोरोसिस, सबसे इम्पोर्टेंट। हम लोगों की ये जो यूपी की बेल्ट है उसमें फ्लोरोसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो नॉर्मली लोगों में प्रेजेंट होता है ग्राउंड वाटर की वजह से। ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको ब्लीचिंग से अगर इनकेस हम ट्राई करने की कोशिश करें तो रिड्यूस ज़रूर हो जाता है कलर, लेकिन क्या 100% रिमूव हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बेसिकली उस टूथ को वीनियरिंग करनी ही पड़ जाती है। फ्लोरोसिस में बेसिकली अगर डिस्कलरेशन है तो फिर भी ठीक है, अगर पिट्स हो रखे हैं या ऊपर से सरफेस खराब हो रखी है, अगर इन केस small pits all over the labial surface, you need to go for veneer. Second, अगर इन केस हम देखें तो you have abrasions. abrasion वाले केसेस जो एल्डरली पेशेंट्स में या फिर उन पेशेंट्स में जो GRD के मरीज हैं, बेसिकली जिनका बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, ऐसे वाले केसेस में भी अगर देखो तो इनामल लॉस बहुत होता है। तो ऐसे वाले केसेस में भी आपको वीनियरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। देन जेनेटिकली डिफॉर्म, मतलब अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्ट था जैसे आपने सुना है, अमेलोजेनेसिस अगर इन केस हो रखी है, ऐसे वाले केसेस में भी आपको ये करने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर इन केस उसमें पिट्स हो रखे हैं या डिस्कलरेशन हो रखे हैं, ऐसे वाले केसेस में। अनदर इज टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स। टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स ये भी आप लोगों ने टेक्स्ट में काफ़ी पढ़ा होगा, लुइश कलर के टेंच के हो जाते हैं टीथ। ऐसे वाले केसेस में भी हमें वीनियर्स करने की जरूरत पड़ती है। रीज़न बीइंग, अगर इन केस हम ब्लीचिंग करते हैं, क्योंकि वो इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, अगर मैं ब्लीचिंग करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ लेवल तक रिडक्शन ज़रूर होता है, लेकिन परमानेंट कलर रिमूव नहीं होता। सो यू नीड टू मास्क इट। जैसे अभी हम लोग ने बात करी, वीनियर का काम क्या है? ऊपर पतली सी एक परत बना देना, एक लेयर बना देना। So we have to do it with composite or either we have to do it with ceramics, ठीक है। So these are the indications basically जो हम करते हैं। अगर इनकेस बात करें कि किस जगह पे हमें नहीं करना होता है, वो वाली टीथ है बेसिकली जहाँ पे आपको सीवियर सेंसिटिविटी हो रखी है, पेशेंट को पल्प के बहुत क्लोज हो रखा है, किसी भी तरीके का ऐसा है जहाँ पे पेशेंट को ट्रिमर्स होते हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो रखे हैं, जो आपको पता है कि अपने टीथ में बहुत ब्रक्सिज्म करता हो, ऐसे वाले पेशेंट्स में आपको वीनियर्स ट्राई नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दे विल कम आउट। बात समझ में आ गई? अब बेसिकली इसके साथ में हम लोगों को जो पढ़ना है टेक्निक, व्हाट वी हैव टू फॉलो, उससे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ना चाहेंगे कि हम लोगों का जो वीनियर्स है वो मेनली 2 हेडिंग्स के अंदर आता है। हाउ मच टूथ कवरेज इज एक्चुअली यू आर इन्वॉल्विंग, एक वो, देन इट इज व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक। जो भी आप पेशेंट देखिए उस पेशेंट के साथ में हम लोगों को इन्हीं 2 कंटेक्स्ट के ऊपर सोचना है कि मेरा ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी क्या होने वाली है। जैसे हम लोग ने बात करी थी इंडो का, जब हम लोग बात कर रहे थे सेशन, कि व्हेन यू टॉक टू द पेशेंट एंड व्हेन ही कम्स, तब तक आपको पूरी ये कहानी आ चुकी होती है दिमाग में कि आप उस पेशेंट के साथ में करने क्या वाले हैं। वैसे के वैसे ही ऐसे वाले एस्थेटिक वाले केसेस में पेशेंट कई बार आपको क्लिनिक्स पे आने के बाद ही बताता है कि मेरे साथ में ये वाले इश्यूज हैं, या फिर हो सकता है कि उसको आपके काम से क्लिनिक में आने के बाद में ये अपना नोशन आए, दिमाग में आए कि मैं एस्थेटिक का भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, राइट। सो व्हेन यू सी दैट पेशेंट यू नीड टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड टू डिलीवर। वो इन्हीं 2 कंटेक्स्ट में आएगा। डिवाइड कैसे करते हैं? हाउ मच टूथ लॉस इज प्रेजेंट, उसके हिसाब से, एंड हाउ मच अ पेशेंट कैन पे, प्लस उसका क्लिनिकल जॉ रिलेशन कैसा है, मतलब उसका अक्लूजन कैसा है।
ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान देनी होती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हाउ मच टूथ कवरेज, एंड सेकेंड नंबर पे आ जाता है टेक्निक, एंड थर्ड नंबर पे बेसिकली आ जाता है अक्लूजन, उसका अक्लूजन कैसा है, ठीक है। सो इन कंटेक्स्ट में आपको डेंटल वीनियर्स को पढ़ना होता है। सबसे पहले जैसे ही आप अपनी ऑपरेटरी पे पेशेंट को बैठाने के बाद में यू सी द स्माइल, बेसिकली यू हैव टू डिसाइड what type of treatment and what material you have to go. You have to see what gender the patient is in. मेल पेशेंट है कि फीमेल पेशेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिवीजन में आती हैं। सबसे पहले अगर इनकेस हम देखें कि मेल पेशेंट है फीमेल पेशेंट है, तो मेल पेशेंट के जो टीथ होते हैं दे आर वेरी स्क्वायरिश, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर शेप या कर्वेचर्स पे नहीं होते हैं, बल्जी नहीं होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। एंड फीमेल टीथ आर मोर बल्जी एंड दे आर राउंडेड। सो बेसिकली आपको अगर इनकेस ये बोला जाए कि यू नो एक कर्वेचर वाले दांत को आपको स्ट्रक्चर बनाना है और एक फ्लैट दांत को आपको बनाना है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मटेरियल फ्लैट सरफेस ज़्यादा अच्छी बनाएगा या कर्व सरफेस? दो मटेरियल्स कंपोजिट एंड सिरेमिक्स में से राउंड वाला कौन सा ज़्यादा बेटर बनाएगा एंड स्क्वायर वाला कौन सा ज़्यादा बेटर बनाएगा, क्या लगता है? फ्लैट वाला इजी है। किससे बनाओगे, क्यों? क्या लगता है? विच इज इजी एंड विद व्हाट मटेरियल, क्या लगता है? कंपोजिट वाला इजी है। कंपोजिट डायरेक्ट टेक्निक पे आप जाना चाह रहे हैं, कौन से फॉर्मेट पे, कौन से स्ट्रक्चर पे? फ्लैट पे। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फ्लैट टीथ मीन्स अ मेल टूथ means angle to be formed at the end has more chances to fracture, so will not go for composite. More occlusal rods in male patients in female patients, so will not go for composites. कर्व्स जहाँ पे हैं, जहाँ शार्प एंगल्स बन रहे हैं, वो 100% आपको अगर ट्राई करना है तो आप सिरेमिक ट्राई करिए, कंपोजिट ट्राई मत करिए, क्योंकि वो टूट जाएगा मटेरियल, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। सो ऐसे ही आपकी कहानी आगे चलेगी एंड देन यू विल डिसाइड कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट किस जगह से कैसे कैसे करना है, ठीक है। सो फुल कवरेज, पार्शियल एंड फुल, हाउ मच अमाउंट ऑफ टूथ कवरेज इज इन्वॉल्व। तो जैसे हम लोगों ने पेशेंट को देखा, उस पेशेंट में टूथ स्ट्रक्चर लॉस कितना है, जैसे एक ये टूथ है, इस टूथ के अगर इनकेस में स्ट्रक्चर लॉसेस के बारे में जैसे हम बात करें, इसी का तीसरा पोर्शन ये भी हो सकता है, ठीक है। सो वन टूथ कैन बी फ्रैक्चर्ड लाइक दिस, एक हो सकता है ये इस तरीके से टूटा हुआ हो, एक हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से पिट्स जैसे बने हुए हो। ये तीन कंडीशंस है, इसको आप स्टेन भी ले सकते हैं, इसको आप पिट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे वाले जो टीथ हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें मैं डिसाइड करूँ कि आई गो फॉर पार्शियल और आई गो फॉर फुल। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि इसमें और इसमें अगर मैं कंपोजिट से बना दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। पेशेंट भी कई बार इस वाले में विलिंग होता है, अभी आप सिंगल विजिट में आप कर दो, डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है कि यू हैव टू डिलीवर, सो यू हैव टू गो फॉर हायर एंडर कंपोजिट्स। अब यहाँ पे मटेरियल साइंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में रेगुलर कंपोजिट्स जो भी अवेलेबल हैं उनमें से आप पोस्टीरियर रेस्टोरेशन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरीके के रेस्टोरेशन अगर इनकेस आप बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ऑलवेज गो फॉर नैनो हाइब्रिड कंपोजिट्स। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं, हम लोगों को अगर कॉम्पोजिशन के हिसाब से देखना है तो दे टेल यू इतना मेगा पास्कल उतना मेगा पास्कल, ओनली आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंपोजिट इज दिस? इफ इट इज अ नैनो हाइब्रिड कंपोजिट मींस इट विल हैव हाई स्ट्रेंथ, नॉर्मल सी बात है। या फिर अब लेटेस्ट मटेरियल्स में सिरेमिक इनकॉर्पोरेटेड भी आ गया है, सो इफ यू हैव सिरेमिक इनकॉर्पोरेटेड कंपोजिट्स इवन बेटर। तो इस तरीके का अगर आपको करना है सो यू गो फॉर डायरेक्ट टेक्निक, अगर जा रहे हैं तो नैनो हाइब्रिड कंपोजिट्स या सिरेमिक कंपोजिट्स में जाएं, अदरवाइज इसको बनाने के लिए आप फुल कवरेज लीजिए रादर देन गोइंग फॉर कंपोजिट्स। होगा क्या, नॉर्मली होता क्या है, ये आपका मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, ये आपका मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, व्हेनेवर यू गो फॉर स्लाइडिंग मोशंस, ये वाला मोशन आप जब पेशेंट को चेक कराते हैं, सो दिस गोज इनटू स्ट्राइकिंग, ये लॉक होता है एंड दिस गोज इनटू स्ट्राइकिंग। यही नॉर्मली हम मिस कर देते हैं व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर कंपोजिट्स।
एंड ये वाला पोर्शन जब इसकी स्ट्राइकिंग में आता है तो दिस गेट्स फ्रैक्चर्ड, ये फिर बाहर निकल जाता है। सो ये ट्रीटमेंट इज इनटू टोटल लॉस। इस वजह से जब भी आप इस तरीके का ट्रीटमेंट करने जाएं तो या तो हाई एंडर कॉम्पोजिट्स यूज़ करें या फिर आप फुल लें। मतलब पार्शियल या फुल में से हम बात कर रहे हैं कि हम कौन सा वीनियर लेना चाहेंगे, सो विल गो फॉर फुल कवरेज रादर देन गोइंग फॉर पार्शियल। ठीक है, अब जैसे ये वाला है टूथ, ऐसे वाले टूथ में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कॉम्पोजिट करें, इट विल नेवर एवर स्टे। सो दिस इज़ अ वेरी बैड चॉइस फॉर कॉम्पोजिट। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप इसके वीनियर, सॉरी, ये दिस इज़ अ वेरी बैड चॉइस फॉर वीनियर्स। बेसिकली यू शुड गो फॉर अ प्रॉपर क्राउन इन दिस। ड्यूरेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, यू गॉट अ लॉट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल विच से कि इस तरीके का मटेरियल में रुक जाएगा, बट सीइंग द इंडियन पॉपुलेशन एंड द प्रैक्टिस इन इंडिया, you need to go for a full coverage rather than going for veneers। ठीक है, इस तरीके का टूथ है बेसिकली जिसमें पिट्स हो रखे हैं, फ्लोरोसिस के स्टेन्स हो रखे हैं, ऐसे वाले टूथ में आपको डेफिनेटली वीनियर्स जाना है एंड यू नीड टू गो फॉर फुल। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। अब एक और टूथ के बारे में मैं बात करता हूँ। कई बार फ्लोरोसिस के जो स्टेन्स होते हैं वो सिर्फ सर्वाइकल एरिया पे होते हैं और कहीं पे कोई टूथ में प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्राउन कलर के या डार्क येलो कलर के डिस्कलरेशंस। आप इसको ब्लीचिंग से भी ट्राई कर सकते हैं या फिर पार्शियल वीनियर, यहाँ पे आएगा पार्शियल वीनियर। यू डोंट हैव टू गो फॉर द फुल क्राउन। बात समझ में आएगी? जब भी आप वीनियर्स के लिए जाएं, सबसे पहले इस स्लाइडिंग मूवमेंट को चेक करें, स्ट्राइकिंग चेक करें। पेशेंट में किसी भी तरीके की अगर स्ट्राइकिंग नहीं है, आप डेफिनेटली वीनियर्स के लिए जा सकते हैं। उसमें से भी चूज़ करेंगे कौन सा वीनियर का ऑप्शन आप लेंगे। तो सबसे पहले आपने जैसी पेशेंट के स्माइल लाइन चेक करी, यू आर इनटू पार्शियल और फुल। पार्शियल वाला ये वाला केस होगा, फुल यहाँ पे आएगा। ऐसे वाले केसेस में अगर इन केस आप ट्राई कर रहे हैं एज बिल्डअप तो नैनो हाइब्रिड, और अगर इन केस नहीं है तो आप फुल करें। बात समझ में आती है? ओके। अब बेसिकली हम लोगों ने इतनी बात करी कि पार्शियल और फुल की हम लोगों ने बात करी है। यहाँ पे पार्शियल और फुल बनाते कैसे हैं और इसका डिज़ाइन क्या होता है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। When we are talking about full veneers and when we are talking about partial veneers, ये बेसिकली 0.5 मिलीमीटर की सिर्फ डेप्थ हम लोगों को लेनी होती है इनटू द इनामल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इनामल के सरफेस के ऊपर ही हमें इसको रखना है, शुड नॉट गो इनटू डेंटिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वीनियर्स। ठीक है, क्योंकि मिनिमम इसकी डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि एक जस्ट एक मास्किंग लेयर है, तो मुझे टूथ स्ट्रक्चर मिनिमम लॉस करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्शियल वीनियर्स के बारे में। जैसे हम लोगों ने अभी एक केस के बारे में बात की है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, किसी तरीके से। सो व्हाट यू नीड टू डू, कॉम्पोजिट की एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोगों को बहुत फिक्स शेप और साइज की जरूरत नहीं होती है। सो यू कैन टेक अ पियर शेप बर या फिर फ्लेम शेप बर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप एक बर ले सकते हैं। बर लेने के बाद में करना कुछ नहीं है, बस इस जगह को आपको अब्रेड कर देना है, हल्का हल्का अब्रेजन कॉज कर देना है, रफनिंग कॉज कर देनी है, ताकि ये सरफेस इस जगह के लिए रेडी हो जाए। एंड जैसे स्क्रैच करते हैं, सो यू जस्ट नीड टू स्क्रैच दैट सरफेस। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अगर इन केस ये पोर्शन मैं मीजोडिस्टली देखना चाह रहा हूँ, तो ये पोर्शन यहाँ पे अगर डिस्कलर था, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ डिप्रेशन लाइक दिस। उससे ज़्यादा नहीं जाना है। इसकी मैं डेप्थ यहाँ से यहाँ की अगर बात करूँ तो दिस इज ओनली 0.5 मिलीमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा अगर आप कॉज करेंगे, सो एग्जाम्पल पेशेंट को सेंसिटिविटी भी हो सकती है, एंड कॉम्पोजिट हैज अ टेंडेंसी टू चेंज कलर। थोड़े टाइम के बाद में खुद भी डिसकलर हो जाता है। सो अननेसेसरली इतना टूथ स्ट्रक्चर लॉस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अब बेसिकली इसी के ऊपर एचिंग एंड देन कॉम्पोजिट, ये है हमारा पार्शियल वीनियर्स का डिजाइन है। बेसिकली नो फिक्स शेप एंड साइज, यू जस्ट हैव टू गो फॉर अ डिप्रेशन विद अ पियर शेपर और फ्लेम शेपर। बात समझ में आ गई? इसके बाद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव डिजाइन जो हम लोग बात करते हैं, वो बात करते हैं फुल में। फुल डेंटल वीनियर्स जब हम बात करते हैं तो बेसिकली बात हो रही है कि जब आपका टूथ स्ट्रक्चर करीब करीब
पूरा ही इन्वॉल्व है किसी तरीके के डिफेक्ट से, जैसे इस तरीके के डिफेक्ट से, या फिर जैसे हम लोग ने अभी बात करी इस तरीके के डिफेक्ट से। ठीक है, इन दोनों ही सूरतों में आपको ये पूरा का पूरा टूथ कवर करना है। करना कैसे है, इसका डिजाइन कैसे होना चाहिए। अगर इन केस ये मेरा इंसाइजल एज को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, जैसे ये केस है, ठीक है, इस केस में आपकी इंसाइजल एज किसी भी तरीके से टूटी नहीं है, रफ नहीं है, किसी भी तरीके से डेफिशिएंट नहीं है, सो यू डोंट हैव टू कवर दिस। एंड फुल में दो तरीके के डिजाइन आ जाते हैं फुल कवरेज में, विद द लैब एंड विदाउट लैब। लैब मतलब गोद जिसको बोलते हैं ना, लैब जॉइंट्स जैसे। सो ऐसे वाले में आप विदाउट लैब जाएंगे, जिसका किसी भी तरीके का इंसाइजल एज इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर इन केस मेरा इंसाइजल एज इन्वॉल्व है, सो यू विल गो विद द लैब, नॉर्मल सा। ठीक है, अब ये विद द लैब एंड विदाउट लैब बनाना कैसे होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यू आर सीइंग इट अगेन इन द मेसोडिस्टल डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके का टूथ। ठीक है, अब बेसिकली करना क्या है, व्हेन वी आर गोइंग विदाउट द लैब, मैं पहले आपको विदाउट लैब की बात करूंगा। सो ये आपको सर्वाइकल एरिया के पास से एक्सटेंड करना है, एंड जहां पे आपकी इंसाइजल एज लोअर वाले सेंट्रल इंसाइजर के कांटेक्ट में आ रही है, ये आपकी इंसाइजल एज थी, ये दोनों आपस के स्ट्राइकिंग में आ रहे हैं, बस वो पोर्शन आपको छोड़ देना है। सो यू नीड टू लीव दिस, एंड इसको आपको सिर्फ और सिर्फ लेबियल पोर्शन, मतलब इसको मैं अगर जूम करके बताऊं तो ये इस तरीके का पोर्शन है, जिसको हम अगर डिवाइड करना चाहें, सो दिस इज पैलेटल, दिस इज इंसाइजल एंड दिस इज लेबियल। लेबियल, इंसाइजल एंड पैलेटल, है ना, ये टिप है, इंसाइजल टिप, जिसको मैंने 3 सेक्शंस में इस तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to only keep it in the labial portion, never ever keep it in the incisor, never। reason being, वो composite fragile होता है कि जैसे भी लोड पड़ेगा आपका वहाँ से वो चिप ऑफ हो जाएगी लोअर एंटीरियर्स के स्ट्राइकिंग की वजह से। so you always have to keep it in the labial section rather than keeping it in the incisor। ये partial preparation है तो palatal तक जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बात समझ में आ गई? so this is what is called as पार्शियल प्रिपरेशन। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास में 2 सूरतें होती हैं। एक, यहाँ पे जाने के बाद में सबजिंजाइवल या फिर सुप्राजिंजाइवल जो फिनिश लाइन है। यहाँ की बात तो हम लोगों की हो गई कि आपको रखना कहाँ है, एक्सटेंशन सबजिंजाइवल जाएगा कि सुप्रा जाएगा। तो क्लियरली एक बात समझने वाली है, कॉम्पोजिट इज नॉट अ बायोकम्पैटिबल मटेरियल अनलेस एंड अनटिल वो जो डिफेक्ट है वो सबजिंजाइवल है। आप सबजिंजाइवल प्रिपरेशन मत दीजिए, कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर इन केस मेरा अटैच जिंजाइवा देखो तो ये अटैच जिंजाइवा आपका, अगर अटैच कर रहा हूँ फ्री जिंजाइवा अगर यहाँ पे है तो ये प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए। समझ में आया? सो यू ऑलवेज हैव टू कीप इट सुप्राजिंजाइवल rather than keeping it subgingival composite, not a biocompatible material। वही एक रीजन। अब ये भी हो सकता है you have a defect which is going like, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये डिफेक्ट हो सकता था यहाँ तक जाए, मतलब you don't have any choice left, that defect is going inside, जैसे यहाँ पे है तो ये हो सकता है यहाँ तक गया हो डिफेक्ट, तब तो एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा। so उस सूरत में ही आप जाइए सबजिंजाइवल, otherwise there is no indication to go subgingival, right? You always have to keep it supra। समझ में आ गई? Now the preparation, how it is to be done and what burr is to be used। ऐसे वाले cases में you can go for straight fissure या फिर chamfer burr। ठीक है, I preferably go for chamfer burr, reason being ये ऐसा टॉर्पेडो डिजाइन होता है, फ्लैट एंड्स नहीं बनाता है। इसका ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये वही 0.5 mm की बेवलिंग कर देता है
जो मुझे यहाँ पे चाहिए। अगर इनके साथ मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो यहाँ की जो प्रिपरेशन आएगी वो अगर शैम्फर बर्ड से मैं बनाऊँगा तो वो इस तरीके की आएगी, ऐसे। ठीक है, अगर मैं शोल्डर बर्ड से बनाता तो वो प्रिपरेशन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सो आई डोंट वांट दैट। ये इस तरीके से बेवल्ड आती है, ऐसे राउंडेड, ठीक है। किसी भी तरीके का बट जॉइंट्स नहीं बनते हैं, शार्प जॉइंट्स नहीं बनते हैं। सो यू कैन गो फॉर अ शैम्फर वर्क ऐसे वाले केस में, ठीक है। चाहे वो सब जिंजाइवल प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सुप्रा जिंजाइवल प्रिपरेशन कर रहे हो, इस तरीके की फुल प्रिपरेशन में आपको शैम्फर वर्क यूज़ करना है। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आ रहा? Okay. अब बात आ रही है बेसिकली, ये तो हो गया विदाउट लैब प्रिपरेशन, फुल का विदाउट लैब कंडीशन, जहाँ पे डिफेक्ट इंसाइजल एज तक आकर के ख़त्म हो गया था, इंसाइजल एज इन्वॉल्व नहीं थी। अब दूसरी वाली कंडीशन जहाँ पे आपका इंसाइजल एज इन्वॉल्व है, इस तरीके से, ऐसी वाली कंडीशन में तो आप इंसाइजल एज को बचा ही नहीं सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इस वाले टूथ को अगर इन केस मैं साइड से देखूँ तो ये इस तरीके से दिखेगा, ऐसा चटका टूटा हुआ सा, ठीक है, फ्रैक्चर्ड, ब्रोकन फ्रॉम वन साइड, आई एम सीइंग इट इन द मेसोडिस्टल डायरेक्शन। ऐसे वाले टूथ को अगर इन केस मुझे रेक्टिफाई करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू इज, ऐसे वाले टूथ की प्रिपरेशन भी आप करेंगे फुल पे, सुप्राजिंजाइवल प्रिपरेशन एक्सटेंडिंग अक्रॉस द इंसाइजल एज, ठीक है। अब अगर इन केस इस इंसाइजल एज को मैं 3 हिस्से में डिवाइड करूं तो ऐसी वाली प्रिपरेशन को आप पैलेटल पे आके एंड करेंगे, ऐसी वाली प्रिपरेशन को इंसाइजल पे एंड नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके का डेंटल वीनियर मैं इंसाइजल एज पे एंड नहीं करता, ठीक है। अगेन थिकनेस की मैं बात करूँ तो 0.5 mm की थिकनेस आपको मिलेगी। मैं अगर बर की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन यू कैन यूज अ शैम्फर जो इस तरीके की बेवलिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। टॉर्पेडो डिज़ाइन, बात समझ में आ रही है? अब बेसिकली इसको मैं रिड्यूस करूँ, और रिड्यूस करने के बाद मैं अगर देखूँ तो ये इतना पोर्शन आपका रिड्यूस होगा इन द इनामल, ऐसा, ठीक। And this can be restored with compound. Yeah. So this whole layer will be bonded, and you have a natural tooth जिसकी एंडिंग पैलेटल साइड में हो रही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन यहाँ पे ये हो जाती है, इसमें किसी भी तरीके की लोअर टूथ की स्ट्राइकिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें जो आपका ओवरजेट ओवरबाइट है वो रिलीव्ड होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अगर इन केस ये ब्रैक्सिज्म का पेशेंट है एंड अगर इन केस स्लाइडिंग मोशन में हिट हो रहा है, ये ट्रीटमेंट 100% फेल हो जाएगा, नहीं रुकेगा। तो मार्जिनल रिजेस वगैरह कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएंगे? मार्जिनल रिजेस कॉम्प्रोमाइज इसमें एक्सटेंड करने के लिए कॉम्प्रोमाइज क्या, वो तो एक्सटेंड करना पड़ेगा नहीं। अगर इन केस आपने उस तरफ एक्सटेंड नहीं किया, इसको मैं अगर पैलेटली चेक करूँ तो पैलेटली ये इस तरीके का है, ऐसा, एंड देन यू हैव टू एक्सटेंड, तो ये करीब करीब यहाँ पे आके खत्म होगा। सो उतना तो कॉम्प्रोमाइज होगा, एंड दिस इज जस्ट अ ब्रीडिंग 0.5 मिलीमीटर्स को आप इसको रिड्यूस कर रहे हो, बस और कुछ नहीं है, जो ये थिकनेस आपको चाहिए इसलिए, ठीक है। सर पहले तो कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे सर पैलेट? साइजर मतलब जहाँ पे ये बेसिकली है क्या, इसको 3 सेक्शन से डिवाइड करो, इंसाइजल, मिडिल एंड सर्वाइकल। तो एक्सटेंड मिडिल तक बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उसी जगह पे मेनली तुम्हारा लोअर आकर के हिट करता है। सो ओनली एक्सटेंड एंड टिल हियर। अगर नॉर्मल भी तुम बंद करोगे तो भी आपका जो नॉर्मल आपके जब अक्लूजन हम लोग चेक करते हैं तो सर सिंगुलम के पास आकर के टीथ बंद होते हैं, अनलेस एंटल द पेशेंट हैज सम ऑर्थोडोंटिक इश्यूज, तो सिंगुलम के आसपास वो बंद होता है, मतलब मिडिल थर्ड। सो ऑलवेज कीप इट इन द इंसाइजल थर्ड। सर्वाइकल तक नहीं की तुमको सर ओवरजेट हो जाएगा और बाइट। हाँ, मतलब सर्वाइकल पैलेटल की बात हो रही है, पैलेटल पैलेटल में जाने की जरूरत ही नहीं है सर्वाइकल, क्योंकि आप खुद अपने मुंह में अपना कंक्लूजन चेक करो, when the lower teeth are touching, they are touching near the cingulum of the upper teeth, यस सर। ठीक है। तो मुझे उसको अगर रिलीव कर दूंगा तो मेरा कॉम्पोजिट स्ट्राइकिंग में नहीं आएगा, एंड उतना एक्सटेंड करने का मतलब भी नहीं है।
सो ओनली टिल द मिडिल थर्ड या मैक्स टू मैक्स मिडिल और इंसाइजर की एज तक, मार्जिन तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इंसाइजर थर्ड में ही रखना। क्योंकि सर विजिबिलिटी तो होगी ना, पायलट में दिखेगा नहीं, कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली, वो भी है। एंड स्ट्राइकिंग होगी कंपोजिट की, ओवर जेट, ओवर बाइट एंड द स्लाइडिंग मोशंस आगे की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके की ट्रीटमेंट। बात समझ में आ गई? सो दिस इज बेसिकली फुल वीनियर्स, डेंटल वीनियर्स विद द लैप। अब विद द लैप इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस तरीके से लैप लिए हुए हैं, टूथ को उस तरीके से पकड़े हुए, सो दैट इज व्हाई विद द लैप प्रिपरेशन होगी। अब बेसिकली आपने पेशेंट जो चेक किया है, इस पेशेंट को आपने ऑक्लूजन में भी चेक कर लिया, आपने सारे मूवमेंट्स वगैरह भी करा करके चेक कर लिए, मेल फीमेल कौन सा है वो भी आपने चेक कर लिया, तो आपको मटेरियल साइंस भी समझ में आ गई, किस तरीके का फ्रैक्चर है या डिस्कलरेशन है, पार्शियल जाओगे कि फुल जाओगे, फुल में भी कौन सा जाओगे, सारा आपने क्लियर कर दिया। अब बात यहाँ पे ये हो जाती है कि जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि आपको ये लग रहा है कि पेशेंट पेन है, ही हैज़ नो इमीडिएट इश्यूज विद द टाइमिंग कि मुझे अभी ही कराना है, ऐसे वाले केसेस में आप ट्राई करिए कि आप सिरेमिक्स के लिए जाएं। ठीक है, अब सिरेमिक्स में भी कुछ एक कंडीशंस है जो मुझे ध्यान देनी है। सबसे पहले टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब हम बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आ रहे हैं। डायरेक्ट टेक्निक मतलब आपने सीधे सीधे कंपोजिट या जिरकोनिया यूज्ड, इनकॉर्पोरेटेड कंपोजिट्स को आपने यूज़ किया तो वो डायरेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट मतलब आप लेबोरेटरी से बनवा करके ला रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में दो तरीके के, एक बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेक्निक की। थोड़ा सा जानना इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि लेबोरेटरी में आप किस तरीके का काम करा रहे हैं, लैब वाले के वो भी आपको